सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस में आज ये आपका सीरीज का पहला क्लास है। हम लोग हम आपको ये भी बता दिए हैं कि साथ में आपका सीरीज भी चलता रहेगा और कोर्स की क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो 8 बजे आपका टाइमिंग है, जो थोड़ा सा आज लेट हो गया है। तो सीरीज भी साथ साथ में चलता रहेगी और आपकी जो कोर्स की क्लासेस हैं वो भी चलती रहेंगी। इससे ये होगा कि आपका दोनों कवर हो जाएगा। जो चीज हो सकता है उसमें अगर छूट जाएंगी तो आपका सीरीज में वो चीज कवर कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा आपके पास समय अब नहीं है। तो दोस्तों, आप पढ़ाई में लग जाइए। तृतीय सेमेस्टर के बच्चे विशेष तरीके से पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि आप इसके बाद आपके पास एक एग्जाम और बचा है फोर्थ सेमेस्टर का, और आपको अपटेट और सीटेट पे विशेष ध्यान देना होगा। और संभवतः इन फ्यूचर में सुपर टेट के लिए भी तैयारी करनी होगी। तो इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई में लग जाइए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तृतीय प्रश्न पत्र है, और जो ये हम करा रहे हैं 2024 का संस्करण है, सीरीज का 2024 का संस्करण है। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी ये सीरीज कराया जा रहा है, इसके सामने आपको लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। मीन्स प्रत्येक ऑप्शन को समझा देंगे। ठीक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो एसिटिलीन होता है ये एथाइन ग्रुप का होता है, और इसका फार्मूला हो जाता है C2H2 हो जाता है। C2H2 हो जाता है। जो एसिटिलीन होता है ये एथाइन का होता है, एथाइन ग्रुप का, ये थाइन ग्रुप का होता है। यह हाइड्रो यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, मतलब कुल मिला के आपको अगर बात करें हम, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। यह एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तथा सबसे सरल, सबसे सरल एल्कीन है। सबसे सरल क्या है ये? एल्कीन। कौन? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का आपका फार्मूला क्या हुआ? C2H2। यहाँ मेन आपको फार्मूला रासायनिक सूत्र बताना है। ये हम थोड़ा सा आपको बता दिए कि ग्रुप बता दिए, और ये किस हाइड्रोकार्बन में आता है इसको भी बता दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जब आईयूपीएससी पद्धति आप पढ़ते हैं, फिलहाल आपके कोर्स में है नहीं वो आईयूपीएससी पद्धति, तो वहाँ पे ग्रुप जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ग्रुप नहीं जानते हैं तब तक आप आईयूपीएससी पद्धति का नाम नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो एसेटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2। ऑप्शन कौन सही है? द सही है। अगला, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश से संबंधित चैप्टर है, चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है। प्रकाश जो चैप्टर है उससे संबंधित ये प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण तो एकदम काट दीजिए। जो दोष होता है, जो चश्मे वगैरह में होता है निकट दृष्टि दोष, उसमें दर्पण नहीं लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो लेंस, अब रही बात, दो ऑप्शन गलत हो चुका है आपका। तो उत्तल है या अवतल है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, ये दूर दृष्टि के लिए है। जो दोष रहता है वो दिखाई देता है, ध्यान दीजिए। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दूर दृष्टि दोष है ये, दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है।
2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 76 सेंटीमीटर। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक, 80 सेंटीमीटर दिया है, 76 सेंटीमीटर दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। अगला, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, यानी कौन सा पत्ती से संबंधित अंग नहीं है? तो पड़ाधार, पड़ाधार भी आपका पत्ती का अंग होता है, पड़वृंत भी होता है और पड़फलक भी होता है। यानी पड़धार भी होता है, पड़वृंत भी होता है और पड़फलक भी होता है। पर्व संधियां, ये पर्व संधियां नहीं होती हैं, जो कि ऑप्शन यही सही है, क्योंकि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, कर अंग नहीं है। तो अंग तो हमारा पड़धार भी है, पड़वृंत भी है, पड़फलक भी है। ये हम आपको पढ़ाए हैं, बाकायदा उसको चित्र बनाकर, तो उसमें दिखाया गया है कि ये पड़धार है, पड़वृंत है, पड़फलक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे चीजें बाकायदा क्लियर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप, एक क्रिस्टली होता है और एक अक्रिस्टली होता है। तो यहाँ पे अक्रिस्टली पूछ रखा है, क्रिस्टली नहीं पूछा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रश्न सही से देखें ना, झटके में ना देखें और तुरंत आंसर लगा दें। तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप अपर रूप होता है वो ग्रेफाइड होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है, या क्लोरीन की जगह इनको फ्लोरीन लिखना चाहिए। फ्लोरीन लिखना चाहिए, आई थिंक फ्लोरीन। ठीक, क्लोरीन हमको नहीं लगता है कि कोई चीज होती है। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में क्लोरीन का कोई महत्व तो नहीं है, आई थिंक। तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप जो है वो ग्रेफाइट भी होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है। अब कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप अगर पूछ रहा है तो ये होता है सैप ब्लैक होता है। क्या होता है? सैप ब्लैक, सैप ब्लैक ही इसका अपरूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट भी अपरूप है, हीरा भी अपरूप है, और अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन गलती से फ्लोरीन लिखा गया है तो ये भी अपरूप होता है। तो यहाँ पे कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कह रहे हैं, तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप जो होता है वो सैप ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अक्रिस्टलीय अपरूप होता है उसका मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, कि जिस अपरूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित सुव्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, यानी जिसकी कोई सही सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं होती है, जिन कार्बनों को सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया गया होता है, जिन कार्बनों का सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता है, वो अक्रिस्टलीय में आते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम शक्कर को गर्म करके उसमें जो पानी है, शक्कर में जो पानी है भाई, उसमें पानी डालना नहीं है, उसका हमको घोल नहीं बनाना है, मैं सीधा शक्कर की बात कर रहा हूँ। शक्कर को जब हीट करेंगे तो उसमें जो पानी है, पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाएगा, अथवा हम क्या कर लें कि अथवा शक्कर में 2 से 3 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें। जैसे जो अक्रिस्टलीय रूप बात कर रहे हैं, शक्कर में जो है, शक्कर में जो ये अक्रिस्टलीय रूप है, शक्कर को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें जो जल की मात्रा है, इसकी जो जल की मात्रा है उसका वाष्पीकरण, उसका वाष्पीकरण कर दिया जाए, अथवा क्या कर दिया जाए, शक्कर में 2 से 3 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है। या तो फिर आप उस शक्कर को हीट कर दीजिए, या फिर अगर हीट नहीं करना चाहते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देंगे, तो जो अवशेष बचेगा, यानी डालने पर काला पदार्थ जो अवशेष के रूप में रह जाता है, इसे ही हम शर्करा चारकोल कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय रूप, अक्रिस्टलीय कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, जो शक्कर को गर्म कर रहे हैं हम। यहाँ करेक्ट कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है? तो यह है सैप ब्लैक है। चलिए अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2 होता है।
तो CnH2n+2 ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र। ठीक। ये अगला सातवां क्या आ रहा है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। मैं आपको इसका समीकरण दिखा रहा हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा, यानी एल्युमिनियम कार्बाइड क्या, Al4C3 प्लस इसमें क्या करना है, जल की क्रिया द्वारा, यानी किससे क्रिया कराना है, जल से 12H2O। आपको ये याद होना चाहिए समीकरण 12H2O, जल की क्रिया द्वारा जब कराते हैं तो हमको मिलता है 4AlOH का होल साइज, OH का होल साइज प्लस 3CH4, यही मेथेन मिलता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, वो हाइड्रोकार्बन है कौन सा, मेथेन। कौन सा है, मेथेन है। यही एल्युमिनियम कार्बाइड पर हमने जल जल से क्रिया कराया तो मिला 4 एल्युमिनियम होल साइज मिला, और प्लस मेथेन का 3 मिला। तो हाइड्रोकार्बन जो उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, मेथेन होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन। अगला देखिए, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। सोडा लाइम आप जानते होंगे क्या किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी OH को सोडा लाइम कहते हैं, और सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तो चलिए सोडियम एसिटेट को हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। तो सोडियम एसिटेट यानी CH3 C डबल O सोडियम एसिटेट प्लस सोडा लाइम NaOH, सोडा लाइम। अब किसकी उपस्थिति में, यानी किसके मिश्रण में, CaO चूना के मिश्रण में, चूना की उपस्थिति में जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है, ये मिलता है CH4 प्लस CH4 CH3, और एक ये CH4 मिल गया, और प्लस क्या, Na यहाँ है, Na यहाँ है, यानी Na2 हो गया, Na2 हो गया, और क्या बचा, C बचा है, और दो और एक 3O बचा है, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ये हुआ। और ये क्या है, ये मेथेन है, मेथेन। देखिए ये समीकरण जो बैलेंस किया जाता है वो आपकी बैलेंस से, जब आप संयोजकता पढ़े होंगे अच्छी तरीके से तो समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। जब आपको संयोजकता नहीं पता रहेगा तो बैलेंस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए CH4 कहाँ से आया, CH3 यहाँ से है। देखिए मैं अलग अलग कलर्स कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये CH3 है, और एक क्या, H यहाँ से ले लिए तो क्या हो गया, CH4 हो गया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अब Na2, यानी एक यन ये है और एक यन ये है, तो Na2 हो गया, Na2 हो गया। फिर उसके बाद क्या, अभी यहाँ से O बचा है, ये O बचा है, और C बचा है, और डबल O बचा है। ठीक है, तो CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस प्राप्त होती है, वो मेथेन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बस सही है। हरित लवण रहित पौधों का समूह है क्या, हरित लवण रहित पौधों का समूह कवक। ऑप्शन ब। देखिए जो हरित लवण होता है ये क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना होता है, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो हरे शैवाल से इसको भी कहते हैं, लेकिन पौधों का जो समूह होता है वो कवक में से आता है। ठीक है। हरित लवण जो क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना होता है, और ये हरे शैवाल जैसा होता है, लेकिन इसके जो पौधों का समूह होता है वो
कवक हो जाता है। अगला, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। 1 बटा आवर्त काल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना कंपन कर लेगा उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को यन से प्रदर्शित करते हैं या फिर यप से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर 1 बटा आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। प्रति सेकंड कह लीजिए या फिर हर्ट्ज कह लीजिए। या प्रति सेकंड। ठीक, प्रति सेकंड। तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन स सही। 11 नंबर कह रहा है, वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब जो होती है वो आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो भैया वायु दाब कहाँ आरोपित है? जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये फुटबॉल ही है, आप ऐसे ही देख लीजिए, ये फुटबॉल है या वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, कोई भी हो, ठीक है, इस तरीके का है। अब इसमें जब आप एयर भरते हैं, वायु भरते हैं, तो क्या ये केवल एक दिशा में ही प्रेशर लगाती है? ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, या किसमें? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में प्रेशर बनाती है। किसी भी दिशा में, यानी चारों तरफ ये क्या क्या करती है? प्रेशर बनाती है। तो वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में? नहीं। केवल नीचे की दिशा में? नहीं। चारों दिशाओं में? हाँ। वायु दाब जो होती है, वह जो वायु का प्रेशर होता है वो चारों दिशाओं में प्रेशर बनता है, बराबर प्रेशर बन जाता है। जैसे आप वॉलीबॉल या फुटबॉल देख करके आप बता सकते हैं। किसी दिशा में नहीं, गलत है ये। ऑप्शन स सही है, वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। अगला कारण, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। अब देखिए फिर यही पूछ रहा है, अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप कौन है? क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप नहीं, क्रिस्टलीय के लिए तो, अगर हम क्रिस्टलीय की बात करें, क्रिस्टलीय की बात करें तो कौन होगा क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के? ग्रेफाइड हो जाएगा, ग्रेफाइड, ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा जो कि इसमें दिया है, और फुलरीन हो जाएगा। फुलरीन ये क्रिस्टलीय है। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय में सुगर चारकोल। कौन सा? सुगर चारकोल। सुगर चारकोल कैसे बनता है? अभी हम आपको हमने बताया था कि जब हम सुगर को क्या करते हैं, अभी इसके पहले ही बताया गया था ना, कि जब हम शक्कर को, यानी शक्कर मतलब शुगर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें जो जल निहित होता है, जो जल उपस्थित होता है, वो क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। जब वाष्पीकरण हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? काला पड़ने लगता है, और शेष रूप में काला हो जाता है, वही शुगर चारकोल हो जाता है। या तो आप उसको हीट करिए, या तो फिर क्या करिए, शक्कर में कॉन्सेंट्रेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मिला देंगे, तब भी आपका जो शुगर रहेगा उसके जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, और अवशेष के रूप में काला पदार्थ बच जाएगा। वही आपका क्या हो जाता है? शुगर चारकोल हो जाता है। जो काला काला पदार्थ जैसा रह जाएगा वो आपका शुगर चारकोल हो जाएगा। उसकी शुगर चारकोल बनाने की दो मेथड है, या तो आप इसको हीट करिए, या तो फिर इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका मिश्रण करिए। जैसे ही इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जो शुगर होता है
ये काला पड़ने लगता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा खत्म होने लगती है। जब जल की मात्रा खत्म हो जाएगी तो ये काला पड़ जाएगा। जैसे आपके अंदर अगर ब्लड की मात्रा खत्म कर दी जाए, ब्लड आपका खत्म हो जाए, जब कभी करंट वगैरह आप किसी व्यक्ति को लगता है तो उसमें क्या होता है, वो ब्लड को ही खत्म करता है, ब्लड को खींचता है। जब ब्लड को खींच लेता है तो आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। तो उसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं शक्कर या शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण आप मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां से जल की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, तो काला काला पदार्थ बच जाता है, वही आपका शुगर चारकोल हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला, कुक्कुट पालन संबंधित होता है। तो देखिए कुक्कुट पालन संबंधित का मतलब होता है जिसका हम मांस खाते हैं और अंडा वगैरह खाते हैं। तो मतलब जो अंडा वगैरह देता है और उसका मांस भी खाया जाता है, तो कुक्कुट पालन संबंधित उसी से संबंधित होता है। कबूतर से, कोयल से, मुर्गी से, कंगारू से। तो इसमें मुर्गी और बतख या टर्की होता है। कुक्कुट पालन किससे संबंधित है, मुर्गी से, बतख से और टर्की से। कभी कभी यहाँ मुर्गी ना देके बतख दे देगा, तब भी आप ध्यान दीजिएगा कि कुक्कुट पालन जो होता है मुर्गी हो, बतख हो, टर्की हो, इन सब, ये सब जो होते हैं ये कुक्कुट पालन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन कौन सही है, बस। अगला प्रश्न कह रहा है एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। तो देखिए अब उसका अपोजिट हो जाएगा। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल टी बराबर एक बट्टा एन हो जाता है, एक बट्टा आवृत्ति हो जाती है। ठीक है। प्रति हर्ट्ज। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक। चलिए, तो अगर आपसे आवर्तकाल का परिभाषा अगर पूछा जाए तो आवर्तकाल की परिभाषा आप बता सकते हैं, पीरियड टाइम का, यानी कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसके कंपन का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यानी हम फिर से एक बार डिफिनेशन आपको बताना चाहते हैं कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसके कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। चलिए, तो आज का ऑप्शन असही होगा। 15 नंबर देखिए, तरंग दैर्ध्य लेमडा, आवृत्ति एन तथा तरंग की चाल वी में सही संबंध है। तो देखिए इसका जो सही संबंध होता है v बराबर एन इंटू लेमडा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है, v बराबर एन बटा लेमडा दे दिया है, एन बराबर लेमडा बटा v दे दिया है, तो लेमडा बराबर एन अपान v दिया है और लेमडा बराबर v अपान एन दिया है। यानी सब कुछ अगर हम देखें तो मिला जुला के सब बटा में दिया है, तो इसको हम सही बटा में बना लेते हैं। अगर हम यहाँ से लेमडा बराबर निकालना चाहें, लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान एन। क्या कोई मिल रहा है, देखिए लेमडा बराबर v अपान एन कोई मिल रहा है, तो लेमडा बराबर v अपान एन, ऑप्शन स मिल रहा है। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य की चाल v में सही संबंध है। सही संबंध आपका ये है, अब यही से आप निकाल लीजिए। ठीक। चलिए अगला कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। कह रहा है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिक आपका दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला एक थर्मोप्लास्टिक हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा क्या होता है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक यह है कि यह गर्म करने पर इसको कई रूपों में हम बदल सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसे गर्म करने पर कई रूपों में बदला जा सकता है। गर्म करने पर
एक मिनट, इसको, इसे गर्म करने पर कई रूपों में बदला जा सकता है, सकता है। जैसे अब क्या हुआ, जैसे पॉलीथीन, क्या, पॉलीथीन हो गया, पाली हो गया, ये सब क्या है, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि ये सेट हो जाता है, इसे गर्म करने पर ये सेट हो जाता है, इसे गर्म करने पर यह सेट हो जाता है। जब सेट हो जाएगा तो उसको आप कई रूपों में नहीं बदल पाएंगे, जैसे आप गर्म करेंगे वो उसी पर टाइट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे, जैसे क्या है, जैसे फार्मेल्डिहाइड है, जैसे फार्मेल्डिहाइड, ये आपका थर्मोसेटिंग है। तो यहाँ पूछा था प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है यहाँ पे, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं कि अगर नहीं भी आप पढ़े होंगे तो इस चीज को समझ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी पूछ भी सकता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बना सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बना सकता है। तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा जानते रहेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी। तो प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, प्लास्टिक आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, चलिए, डीडीटी है, अब कह रहा है डीडीटी है, क्या है, डीडीटी एक कीटनाशक होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि डाइक्लोरोडिफे, इसको लिख लीजिए, थोड़ा नाम इनका क्रिटिकल है, डाई, डाइक्लोरो डिफेनियल, डिफेनिल, डिफेनिल क्लोरो इथेन, इथेन ये है, ये कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक होता है। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी एक कीटनाशी है, ऑप्शन ब सही है। ठीक, चलिए, अगला देखिए, कह रहा है 18 नंबर कह रहा है 2,4-D है, खरपतवार नाशी कीटनाशी दोनों कोई नहीं। ये खरपतवार नाशी एक दवा होती है। 2,4-D एक दवा है, ये खरपतवार नाशी होता है, यानी खरपतवार को क्या करता है, खत्म कर देता है। खेत वगैरह में डालने से खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला कह रहा है कोशिकी क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। तो आपको ये पढ़ाया गया है कि कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है। तो तुरंत ऊर्जा युक्त पदार्थ जो होता है आपका, तो कौन सा होता है, वो एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, ये एटीपी होता है। एडेनोसिन डाई एडीपी, एडेनोसिन डाईफास्फेट। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का होता है एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। और एनएडी, एनएडी तो नहीं होता है, एनडी, डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए अगर हो जाता तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाता। इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कि पहला वाला आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। एटीपी का एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। और डीएनए, हम यहाँ डीएनए बता रहे हैं, एनएडी नहीं, डीएनए बता रहे हैं, डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड होता है ये।
तो कोशिकीय क्रियाओं में समानता तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है? एटीपी है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः वो एटीपी ही करता है। कौन करता है? एटीपी ही। और इसे हम एटीपी को ही हम पावर हाउस कहते हैं। और पावर हाउस किसको कहते हैं आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइट्रो एक मिनट, माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस हाउस कहा जाता है। इसे एटीपी भी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो श्वसन के बाद ऊर्जा का जो स्थानांतरण करता है वो हमारा एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट करता है। और एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, एक एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में उसको स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ब हो जाएगा। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? एटीपी करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन तक ही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो, तो काफी मेहनत किया जा रहा है कि आपके प्रत्येक ऑप्शन को समझा दिया जाए, जिससे कि हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन का कुछ अलग पूछ ले और ऑप्शन इन्हीं में रहे लेकिन इसमें से क्वेश्चन अलग कर दे। तो जब हम प्रत्येक ऑप्शन को लगभग लगभग जानते रहेंगे तो इससे हमको आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर हम ऑप्शन के बारे में जानते रहेंगे तो अगर वो अति लघुत्तरी प्रश्न में भी आ रहा है तब भी हम लिख लेंगे, और लघुत्तरी प्रश्न में आ रहा है तो थोड़ा सा और जान करके उसके बारे में तब भी हम उसको वहां पे लिख लेंगे। तो इसलिए ऑप्शन को जानना बहुत जरूरी है। जब ऑप्शन आप कम से कम आपको दो ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जब दो ऑप्शन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते रहते हैं तो बचता दो ऑप्शन है तो वहां आप भी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और प्रत्येक जो भी चीजें बताई जा रही हैं, ऑप्शन अभी बहुविकल्पी चल रहा है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्रत्येक ऑप्शन को बता दिया जा रहा है, लिख भी दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होगा, हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद हम ये भी करवाएंगे कि जो आपका प्रत्येक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, प्रत्येक प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कराएंगे। 2023 का प्रश्न को उठा लेंगे और वहां से उसको भी सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आपको अगर कहीं से दिक्कत हो रहा होगा, जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं कहीं क्वेश्चन फंसा लेता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब वहां पे चीजें क्लियर रहेंगी तो आप जब भी सॉल्व करेंगे अगर कहीं फंसते हैं तो आप वीडियो को देख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।